Hello everyone, let's start the topic that is Astrophil and Stella, the birth of the English sonnet sequence. Author Sir Philip Sidney from 1554 to 1586, and we can see in this a study in Elizabethan love, wit, and virtue. So let's get started. So the author, Sir Philip Sidney, he was a very quintessential Renaissance figure, courtier, soldier, diplomat, and a poet. Okay, quintessential Renaissance figure जिसमें ह्यूमैनिज्म के बारे में बात होती है. कोर्टियर एक राजा के दरबार में दरबारी, सोल्जर सैनिक, डिप्लोमैट राजनीतिक, और पोएट एंड कवि आप इसको बोल सकते हैं. एम्बॉडीमेंट ऑफ एलिजाबेथन कोर्टली आइडियल्स एंड प्रोटेस्टेंट शिवेल्री. यहाँ पर बात होती है कि किस तरीके से एलिजाबेथन कोर्ट्स के अंदर किन मॉरल्स और वैल्यूज को जो है वो समझा जाता था, और प्रोटेस्टेंट शिवेल्री यानी कि आपने किसी चीज का विद्रोह किया लेकिन साहस के साथ किया. सो ही रोट द फाउंडेशनल लिटरेरी क्रिटिक, द डिफेंस ऑफ पोएजी, डाइड यंग फ्रॉम एज 32 फ्रॉम अ वुंड रिसीव्ड एट द बैटल ऑफ Zutphen, lending him gentry status. So Astrophel and Stella was written around this year, published posthumously यानी कि मरने के बाद in 1591, triggering the sonnet craze in England. Okay, now what exactly is the context of the Elizabethan sonnet craze? The model, this Italian poet Petrarch, 14th century, established the Petrarchan sonnet tradition. हम देखते हैं कि sonnet जो है वो कई तरीके से होते हैं. एक जिसको हम 14 लाइन की कविता कहते हैं. तो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस था, और इस ट्रेडिशन को जो है लोगों ने आगे चेरिश भी किया. सो डिटेलिंग अनरिक्वाइटेड लव फॉर एन आइडियलाइज्ड वुमन लॉरा. ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि अपना जो प्यार जो था वो प्रदर्शित किया था एक औरत के प्रति जिसका नाम था लॉरा. सो द ट्रांसलेशन वाज टॉटल्स मिसैलनी 1557, इंट्रोड्यूस द इंग्लिश पोएट्स टू दिस फॉर्म. ओके, सिडनी का इनोवेशन था. सिडनी ने कुछ नई फॉर्म में लिखने की कोशिश करी. तो जो एस्ट्रोफिल और स्टेला है वो 108 सोनेट्स हैं और उसमें 11 गाने हैं. ठीक है, सो दैट वाज वो अपने आप में बहुत ही अलग कविता थी. इन्फ्लुएंशियल सोनेट सीक्वेंस इसमें लिखा गया जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था एक कंटिन्यूअस ड्रामेटिक नरेटिव को, कि किसी भी बात को एक लंबे तौर पर कैसे कहा जा सकता है अगर आपके पास शब्द नहीं है, लेकिन एक प्रदर्शित करने का जो है वो तरीका था. So the characters and the conceit. एस्ट्रोफिल जो है वो क्या है? दैट इज अ ग्रीक फॉर स्टार लवर, कि उसको एक प्रेमी के रूप में बताया गया. द पोएटिक पर्सोना जो रिप्रेजेंट करता है कि वो खुद सिडनी था, है ना. सो ही इज अ पैशनेट, वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट था, किसी भी चीज के प्रति उत्साही, विटी, उसके अंदर ह्यूमर बहुत ज्यादा था, बट कॉन्फ्लिक्टेड सूटर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में उलझा हुआ था. Who was Stella? लैटिन फॉर स्टार. तो यहाँ पर लैटिन भाषा में उसे स्टार के रूप में कहा जाता है. द आइडियलाइज, एक बहुत ही आइडियलाइज, जिसे मॉरल जो है लिमिटेड, एक जिसको हम कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल वुमेन विद आइडियल्स एंड मॉरल्स. ठीक है, जो एक नैतिक तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, वर्चुअस लेडी जो अपनी सीमाओं को जानती थी. सो शी रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करती है पेनेलोप रिच, जो कि नी डेवरूस थी, जिसको सिडनी प्यार करता था. ओके, सो द कंसाइट इज दिस होल सीक्वेंस इज एन एक्सटेंडेड नरेटिव. ये बहुत गहरे तौर पर इसको लिखा गया ऑफ एस्ट्रोफिल्स परस्यूट, कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाहता था. द रेजिस्टेंस, और जो अंदर उसके फ्लक्चुएट चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था, जो स्ट्रगल, वो इनर स्ट्रगल जो है, जो फेस कर रहा था, वो फिलिप सिडनी ने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है. सो द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ये जो सीक्वेंस है, दिस कंसिस्ट ऑफ 108 सॉनेट्स इन 11 सॉन्ग्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया. फॉर्म इज समथिंग सिडनी लार्जली यूजेस इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, सिडनी यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सीक्वेंस रहता है ए बी सी डी सी डी. ओके, यानी कि जो राइम स्कीम आपकी रहती है वो ए बी होती है, और इसमें जिस मीटर का इस्तेमाल किया है दैट इज आइएम्बिक पेंटामीटर. ओके, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में. नेक्स्ट इज सोनेट नंबर 1. जब हम सोनेट नंबर 1 को देखते हैं, दैट इज द पोएटिक ओरिजिन. कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? द थीम इज द सर्च फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन, कि कहने का मकसद क्या है कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति जब भी किसी कविता को लिखता है, व्हेनेवर एनी ऑथर और एनी पोएट ट्राइज टू राइट अ पोएम, ही टेक्स सम इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर साइड. ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि चंद्रमा को देखकर हमने कविताओं को लिखा, हमने किसी को, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम वहां से इंस्पिरेशन लेकर अपनी उस पोएम को लिखने की कोशिश करते हैं. एस्ट्रोफिल्स डिलेमा क्या था?
एस्ट्रोफेल की जो परेशानी थी वो क्या थी, दैट ही स्ट्रगल्स टू फाइंड द राइट वर्ड्स, उसे सही शब्द जो है वो नहीं मिल रहे थे. सो द टर्न इज समथिंग फूल, सेड माय म्यूज टू मी, लुक इन द हार्ट एंड राइट. जो एक सीक्वेंस था वो नहीं बन पा रहा था, बट द सिग्निफिकेंस इज जो अंदर की जो बात थी, जो अंदर वो महसूस कर रहा था, वट एवर ही ट्राइज explain in the beautiful words, that is the establishing of sincerity and personal nature. So he wants to define his own perspectives, that actually what kind of a person he was. So in this way he explains his love for Stella, and he shows sincerity and deep concern for her. So in the key theme in this poem is the conflict of love and virtue, that what kind of love and virtue we can feel, because there is a confusion between how I'm going to show my love and sincerity towards the other person. Aristophanes' love was like physical desires and emotional passion as well, but Stella's virtue is something bound by honor and duty. She was a responsible lady, and the standoff is Aristophane demands the body, but Stella offers the heart. So this is the real context of the poem, and so here it is the demand between the demand of the desire of the bodily pleasures and the heartful love. So the role of wit and rhetoric, how this kind of wit and rhetoric explains it to you. This is a master class in Elizabethan wit. यहाँ पर एलिजाबेथन विट को बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से शो किया गया जब फिलिप सिडनी ने इसे लिखा. उसमें बहुत सारे जो हैं वो फिगर ऑफ स्पीच हैं. फिगर ऑफ स्पीच में जैसे हमने किन अलंकारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, puns, hyperbole, and apostrophe. Okay, so this is a constant attempt to argue himself into Stella's favor, कि वो कोशिश करता है कि किस तरीके से उसे जो है वो स्टेला का प्यार मिल जाए. नेक्स्ट इज समथिंग द मेजर की थीम. यहाँ पर मेजर की थीम दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन विद डिफरेंट कोटेशंस. आप कोटेशंस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आप इसमें लिख सकते हैं. प्लेटोनिक वर्सेस सेंसुअल लव. प्लेटोनिक मींस यहाँ पर क्या है, सेंसुअल. प्लेटोनिक समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट, जहाँ पर हम दिल से किसी को चाहते हैं, हम किसी को देखते रहते हैं, किसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, दैट इज अ प्लेटोनिक लव. बट सेंसुअल लव इज समथिंग जहाँ पर जो बॉडीली नीड्स के साथ स्टार्ट होता है. सो दिस इज एक्सटेंड फ्रॉम फिजिकल टू डिवाइन ब्यूटी. ठीक है, प्लेटोनिक आइडल का मतलब क्या है कि जो सेंसुअल डिजायर है, प्लेटोनिक जहां पर हम बहुत सारी चीजों को फील करते हैं. सो फिजिकल टू डिवाइन ब्यूटी इज समथिंग, हम कहते हैं ना कि ब्यूटी कम्स फ्रॉम द आईज, है ना. सो वी कैन सी वन फ्रॉम द ब्यूटिफुल आईज, दैट इज वी कैन सी द लाइफ इन द आईज ऑफ द लवर. सो जो एस्ट्रोफिल का जो फेलियर है, एस्ट्रोफिल यहाँ पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सेंसुअल डिजायर में ज्यादा बिलीव करता है. उसे बॉडीली नीड्स बहुत ज्यादा चाहिए रादर देन द डिवाइन ब्यूटी, क्योंकि वो अंदर की सोल से प्यार नहीं करता है. ही इज गोज फॉर द लुक्स ओनली. सो सोनेट 5 कहता है कॉल्स की ये एक लस्ट है, एक विकेडनेस है, कि आप एक शारीरिक सुंदरता को ज्यादा अहमियत देते हैं बजाय कि आपकी जो अंदर की खूबसूरती है उसको कोई पहचानता नहीं है. So you can define this quotation in very beautiful words. So the use of nature and cosmology. अब यहाँ पर वो प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, कॉस्मोलॉजी के बारे में बात कर रहा है. कॉस्मोलॉजी समथिंग जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं हाइट्स ऑफ इमोशंस को, कि यहाँ पर हम फीलिंग्स को देखते हैं. एस्ट्रोफेलिक स्टार लवर है, जैसा कि हमने ग्रीक में पहले सुना, एंड स्टेला इज अ स्टार ऑफ लैटिन वर्ड, है ना. तो जब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं, दैट इज द नेचर. जब दो व्यक्तियों का नेचर आपस में मिलता है तभी मैरिज होती है, राइट. बट द कॉस्मिक इमेजिन समथिंग जब आपके इमोशंस फिजिकल फाउंडेशंस को तोड़कर आत्मीयता तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी and cosmology of love. Okay, that is the imagination to the heights of feelings and इमोशंस. सो यूनिवर्स ये रिफ्लेक्ट करता है इनर क्यूज पे. वो कहते हैं ना कि जब सितारे भी चाहते हैं तो आपको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज द बिलीफ सेंड बाय द ऑथर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो फॉर द सेम. सो थैंक यू फॉर टुडे. थैंक्स.